नमस्कार सभी को। आज बहुत ही शुभ दिन है हम सबके लिए। आज 25 अप्रैल 2024 शाम 8 बजे राष्ट्रीय वेबिनार 365 दिवसीय जो स्कूल योग पीठ द्वारा लगातार आयोजित किया जा रहा था, उसमें आज पुनः शुभारंभ हुआ है। आज के जो मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि हमारे इस नेशनल वेबिनार मंच पे उपस्थित हुई हैं डॉक्टर हेमा शाह जी, पुणे महाराष्ट्र से। मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और साथ ही आज का जो मुख्य टॉपिक है, विषय है, वह है आयुर्वेद से हर दिन बीमारी रखें दूर। इस टॉपिक पर व्याख्यान होना है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के समय में। इस भागदौड़ की जिंदगी में आयुर्वेद आपकी बीमारी से आपको कितना दूर रख सकता है, उस पर परिचर्चा होगी। तो आज के इस सत्र को पहले आरंभ करने से पूर्व हम लोग ईश्वर वंदना कर लेते हैं। आइए कमर गर्दन सीधी करते हुए ध्यानात्मक आसन में गजाननं भूतगणातिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। हथेलियों का घर्षण करेंगे और सहजता पूर्वक कोमलता से चेहरे पर स्पर्श करेंगे। जैसा कि आज का जो विषय है आयुर्वेद से हर दिन बीमारी रखे दूर, इस विषय पर आज व्याख्यान होना है। जो भी हमारे फेसबुक लाइव चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथ ही पुनः स्वागत डॉक्टर हेमा शाह जी का। और साथ ही हमारे बीच जुड़ चुके हैं बिहार स्टेट कोऑर्डिनेटर अनुपम कुमार जी, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथ में उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो आए और डॉक्टर हेमा शाह जी का आज का यह व्याख्यान आरंभ कराएं। धन्यवाद। धन्यवाद सुपा सर। मेरा नाम अनुपम कुमार, ऋषिकुल योग पीठ बिहार का कोऑर्डिनेटर हूँ। और आज के सत्र में डॉक्टर हेमा मैडम का बहुत बहुत स्वागत है, जो मैडम हम लोग के बीच पुणे महाराष्ट्र से लाइव आ चुकी है। तो चलते हैं मैडम के पास और आज के विषय के बारे में जानेंगे। हेमा मैडम, आपका स्वागत है, आप आए और अपने आज के टॉपिक विषय पर चर्चा करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, शुक्ला सर और अनुपम सर। बहुत समय के बाद अभी मौका मिला है। आप तो बुलाते ही रहते हैं, पर कुछ काम की व्यस्तता के कारण नहीं आ पाई। आज का विषय प्रस्तुत करने के पहले आप सभी का धन्यवाद, पुनश्च आभार मानती हूँ कि आयुर्वेद के बारे में जानने की उत्सुकता बहुत लोगों को है। तो आज के व्याख्यान के बाद बहुत सारी शंकाएं आयुर्वेद का ये व्याख्यान सभी को बहुत उपयोगी हो जावे, ऐसी प्रार्थना करते हुए और मंगलाचरण के बाद अपना व्याख्यान शुरू। रागादिरोगान् सततान् शक्तान् शेषकाय प्रसुतान् शेषान् सुख्यमोहार्दितान् जघान् वैद्याय नमोऽस्तु तस्मै। आज का जो हमारा व्याख्यान का विषय है कि आयुर्वेद अपना के हर दिन बीमारी को दूर रखे। ये जो हमारा अभी काल चल रहा है, जो फास्ट एज जो हम बोलते हैं कि सभी को बहुत बीमारियां भी हो रही है और उनका निवारण भी बहुत जल्दी चाहिए। तो हम बीमार ही ना पड़े, ऐसा जो हमारा आयुर्वेद का उद्देश्य है कि जिसके कारण हमें कोई दवाई लेनी ही ना पड़े, ऐसा हमारी जीवन शैली और हमारी खाने आहार का विधि विधान रखें। तो वो किस तरह से हम रोज के जिंदगी के व्यापार में हम कर सकते हैं, उसके लिए मैं थोड़ी सी आपको उपयोगी माहिती बताऊंगी। आयुर्वेद के बारे में बहुत सारी शंकाएं हैं, बहुत सारी मिथ्स जो बोलते हैं वो है, जिसके बारे में हमें थोड़ा सा खुलासा करना जरूरी लगता है। बहुत लोग आयुर्वेद की ट्रीटमेंट के लिए जब आते हैं तब बहुत सारी बीमारियों का घर लेके आते हैं। पहले आज कोई तकलीफ हुई
एक उदाहरण के तौर पे हम ले लेके जोड़ों का दर्द, तो जोड़ों का दर्द बहुत सालों से है, फिर भी पहले हम एलोपैथी की दवाई, पेन किलर दवाई लेते हैं, कोई ट्रीटमेंट करवाते हैं, और बहुत बार तो जोड़ों में इंजेक्शन भी दिया जाता है। तो ये सब करने के बाद फिर पेशेंट को लिमिटेड राहत रहती है, बहुत पूरा जो उनकी जो पीड़ा है पूरी तरह से जाती नहीं है। उसके बाद में वो हमारी ओर आते हैं और बोलते हैं कि हमारा दर्द आयुर्वेद की दवाई से कैसे दूर हो जाए, हमारी रुझा, हमारा पेन कैसे कम। तब तक बहुत सारी केमिकल दवाइयां लेने के बाद शरीर में केमिकल की एक लेवल तैयार हो जाती है, जिसको निकालने के लिए हमें बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। आयुर्वेद में कोई भी बीमारी की जो जड़ बताई है वो आहार। शरीर में जो भी हम खाना डालते हैं उसका पाचन अच्छी तरह से होने के बाद रक्त यानी खून, उसका ब्लड बनता है। आहार रस के अंदर जो भी हमने आहार में लिया है उन सभी तत्वों का खून के अंदर एक मात्रा में एक लेवल बनता है। उसके बाद वो सभी अवयवों को वो अच्छा वाला खून जिसमें जो वो रक्त जिसमें सभी प्रकार के पोषक अंश है वो पहुंचाया जाता है। अभी कोई भी प्रकार से कोई ऐसी प्रक्रिया हो जावे जिससे वो हमारा पाचन गलत तरीके से हो या फिर बराबर न हो, तो उसके कारण फिर वो पोषकांश उन अवयवों को, उन ऑर्गन्स तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण वो जो भी हमने अच्छा खाना खाया उसका पूर्णतया परिणाम हमको प्राप्त नहीं होता। तो आयुर्वेद की जब दवाई लेते हैं तब वो बोलते हैं कि आयुर्वेद की दवाई बहुत धीरे धीरे काम करती है। पहले ही रुग्ण हमारे पास आता है, बहुत समय बर्बाद करके आता है, या फिर बहुत सारी अलग अलग पैथी को ट्रायल करके आता है, यानी आज ये अपना के देखते हैं, फिर ये दूसरी कोई पद्धति अपनाए, फिर और कोई ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, फिर फायदा नहीं होता है, फिर वो आते हैं, तब तक उनके शरीर के अंदर बहुत सारी केमिकल की लेवल बन जाती है, दवाइयों की मात्रा या फिर दोषों का अधिक बढ़ जाता है। दोष यानी हमारे हिसाब से जो शरीर में टॉक्सिन्स बनते हैं, और केमिकल जो भी रहता है कोई भी प्रकार से बिना कोई परिणाम दिए बिना शरीर से निकलता नहीं, गलत या सही कोई भी परिणाम तो उससे रहता ही। तो आयुर्वेद की दवाई हमारी वहां पहुंचाने के लिए पहले वो कचरा लेवल टॉक्सिन्स की मात्रा बन गई है शरीर में, वो निकालना जरूरी। इससे हमारी दवाई थोड़ी सी धीरे धीरे काम करती है। तो लोगों को लगता है कि आयुर्वेद बोला है तो बहुत टाइम लगेगा, पर मेरा ये आपको सभी से निवेदन है कि अगर आपको आज तकलीफ है और आज के आज आप आयुर्वेद में दवाई मांगने आए, तो हमारे पास बुखार की भी दवाई है, सर्दी खांसी की भी दवाई है और पीड़ा की भी दवाई है। पर हमारे पास टाइम नहीं है, हमें काम करने के लिए तुरंत जाना है, तो हम पेन किलर ले लेते हैं, बुखार कम करने की दवाई ले लेते हैं, या फिर और जल्दी फास्ट इफेक्ट के लिए जो भी इंजेक्शन ले सकते हैं वो लेके जाते हैं और काम चालू होते हैं, जिसके वजह से शरीर में जो प्रक्रिया रोग बनने की या कोई प्रॉब्लम शुरू होती थी उसको हमने एकदम से दबा देने की कोशिश की, प्रयत्न किया, जिसके कारण फिर वो तुरंत तो कम हो जाती है, फिर थोड़े दिन के बाद फिर से वो बढ़ जाती है। तो इस कारण से हमारा अगर अप्रोच ये रहा कि हम पहले ही दिन आयुर्वेद की दवाई लेने की प्रयत्न करें, तो हमें 100% पूर्णतया उसके अंदर राहत मिल सकती है। इसके लिए इसका इफेक्ट भी सही रहेगा, उसका स्लो इफेक्ट नहीं रहेगा। कोई लोगों को ऐसी गलत फहमी है कि बहुत सालों से अगर आयुर्वेद ले रहे हैं तो उसकी भी आयुर्वेद की दवाई की हमें आदत हो जाएगी। आदत होने वाली दवाई हम देते ही नहीं। हाँ, अगर आपका जो भी प्रॉब्लम है, आपके दोषों का जो आधिक्य है, उनको हमेशा के लिए कम करना है, तो उसके साथ हमें कोई ना कोई इम्यूनिटी बढ़ाने की या आपकी जो गलत लाइफस्टाइल है, गलत दिनचर्या है, उसको सुधारने की कोशिश करने के लिए जो भी वैद्य ने आपको निर्देश बताए हैं, जो भी आपको नियमों का पालन करने के लिए बताया है, वो अगर आप करते रहेंगे तो फिर उस दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो फिर वहां हैबिट फॉर्मिंग का प्रॉब्लम आता है, तो वो कोई भी दवाई हमेशा के लिए हमें नहीं लेनी। और एक बहुत बड़ी गलत फहमी है कि आयुर्वेद में साइड इफेक्ट नहीं होता, अपने मन से कभी भी कितनी भी दवाई ले सकते हैं, ये गलत बात है।
आयुर्वेद की दवाई योग्य व्यक्ति के द्वारा यानी वैद्य के द्वारा जो पढ़े हुए हैं, जो रास्ते के बाजू में बैठे हुए हैं, चीटर्स जो बोलते हैं हम, जिन्होंने कुछ भी पढ़ा नहीं है और वैसे ही अपने पैसे ऐंठने के लिए जो आयुर्वेद के नाम से दवाई देते हैं, वो सब गलत है। अगर प्रॉपरली आपका प्रकृति, आपके शरीर का स्वभाव क्या है, आपके शरीर के अभी जो दोष बने हैं, वायु पित्त कफ, ये 3 दोषों से शरीर की रचना होती है, उसमें क्या गलत है, क्या बढ़ गया है, क्या कम हो गया है, ये वैद्य अपने आपको बहुत सारे प्रश्न पूछ के वो उनका निर्णय बताते हैं आपको कि आपकी ये प्रकृति है और आपको ये तकलीफ हो गई है। तो उसको निकालने, उस बीमारी के जो भी लक्षण है उनको कम करने के लिए आपको उसी तरह से दवाई को फॉर्मुलेट करके उनकी योजना करके आपको दी जाती है। पर अगर किसी ने इस सब प्रोसेस से न गुजरकर फटाफट कोई दवाई जो पढ़ा नहीं है ऐसे व्यक्ति ने दी आपको, तो फिर आपको उस दवाई से साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। इसके लिए हमेशा याद रखिए, जो वैद्य आपको दवाई देते हैं उनसे बराबर सलाह करने के बाद ही दवाई लेनी है। उसके पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट्स भी आप उनसे पूछ सकते हैं, आपको अधिकार। आयुर्वेद कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब छोटी छोटी बीमारियों के लिए हर टाइम एलोपैथी लेंगे, उससे अच्छा आयुर्वेद से ही हम अगर घर बैठे घर के नुस्खों से अगर वो तकलीफें दूर कर सकते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा फायदा आपका ही है, क्योंकि आपको कोई भी केमिकल दवाई से दवाई लेनी न पड़ेगी और उससे होने वाले साइड इफेक्ट से आप बच सकते हैं। तो सर्दी खांसी ऐसी सादी बीमारियां हैं जिसमें आयुर्वेद हम आयुर्वेद की दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। बदहजमी, फिर बहुत सारी बार बालों का झड़ना, स्किन की छोटे छोटे इश्यू जो अब कभी कभी बहुत सारी शुष्क त्वचा हो जाती है, ड्राई स्किन होती है, खुजली आती है, या तुरंत ही उठने वाले जो एलर्जी के चट्टे हैं वो, फिर इम्यूनिटी की वजह से जो कम इम्यूनिटी होने के कारण बार बार बुखार आ जाता है या जोड़ों में ऐंठन आता है। हमेशा के लिए जो बहुत सारे लोग डिप्रेशन में रहते हैं, उनके लिए घर से बनी हुई दवाइयों का फायदा बहुत अच्छी तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं। फिर बहुत बार एसिडिटी होती है, यानी कुछ भी खावे तो उसके बाद में वो जलन महसूस होती है छाती में, पेट में, या फिर उल्टी करके निकालनी पड़ती है वो एसिड की तकलीफ, या फिर से दर्द होता है। तो इन सभी कारणों के लक्षणों के अंदर हम आयुर्वेद की दवाई दे सकते हैं। एसिडिटी, ओबेसिटी यानी वजन का बढ़ना, उसमें भी हम आयुर्वेद की दवाई का बहुत यशस्वी रीत्या प्रयोग कर सकते हैं। आयुर्वेद का और एक तत्व है रसायन चिकित्सा। रसायन यानी लॉन्जिटिविटी मेडिसिन। सभी को ऐसा लगता है कि हमें हमेशा के लिए हम युवान रहे, हमारा यौवन बना रहे, हम हमेशा के लिए यंग रहे, हमारे बाल सफेद न हो, हमारी स्किन अच्छी रहे, हमारे सभी ऑर्गन, सभी अवयव अच्छी तरह से काम करे, हमें आंखों पर चश्मा न लगे, कानों से अच्छा सुनाई दे। तो इन सभी कारणों के लिए अगर बहुत छोटे हैं तब से हमें उसकी जानकारी लेके उसके ऊपर हमने उसका प्रयोग करा, या डॉक्टर की वैद्य की सलाह से हमने उसका उस आपके प्रकृति के अनुसार जो रसायन अच्छा है उसके लिए आपने प्रयत्न करके लेना चालू कर दिया, तो बहुत जल्दी ही उसके फायदे आपको दिखते हैं। और आगे स्किन पे होने वाली झुर्रियां, सफेद बाल, या फिर आपके जोड़ों में ऐंठन होना, या फिर आपका वीकनेस, आपको शरीर में दुर्बलता आना, ये सब उम्र के कारण होने वाली जो तकलीफें हैं वो सब कम होती हैं, या फिर नहीं, या हमें उसको टालने में मदद मिलती है। आयुर्वेद की जो ये यहाँ पे बताई जाने वाली ये जो नुस्खे हैं वो आप अपने तक रखिए। आपको जो अगर फायदा हुआ तो आपने 4 लोगों को बताया, बराबर है, ये आप वीडियो शेयर करके बता सकते हैं, पर आपको अपने प्रकृति के अनुसार ही वो उन चीजों को, घरेलू चीजों को का प्रयोग करके उसमें से फायदा लेना है। किसी को भी कंसल्टेशन से दूर भागना नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी प्रकृति जानने का हक है, और वो व्यक्ति डॉक्टर यानी आयुर्वेदिक डॉक्टर, वैद्य ही अच्छा व्यक्ति है जो आपको आपकी प्रकृति बता सकते हैं और उसके अनुसार आपको दवाई का प्रयोग बता सकते हैं। अब ये सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे कॉमन जो हम सुनने में आती है, छोटे से लेके बड़े लोग तक, बच्चों के से लेके बूढ़ों तक, बालों का झड़ना।
तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो बालों के झड़ने के लिए आंवला ही सबसे उत्तम दवाई है, जो आप घर बैठे भी उसकी चीजें बना के उसका प्रयोग कर सकते हैं। आंवला कैंडी यानी आंवले को सिजा के, जो पानी की भाप है उसमें उसको कुक करके पका के उसको शक्कर की या गुड़ की चाशनी में आप डाल के सुखाकर उसकी कैंडी बना सकते हैं। तो अपन चॉकलेट खाते हैं या कोई मीठी चीज है, कैंडी खाते हैं, उसके बदले आप बच्चों को आंवला कैंडी दे सकते हैं, जिससे बाल उनके अच्छे बनते हैं। विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होने के कारण उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है, और जो ये सतह रहती है बालों के, बाल जहां से उगता है वो हमारा स्कैल्प, वो भी अच्छा रहता है। धोने के लिए भी आंवला का पाउडर हम पानी में घोल के मेहंदी की तरह पैक की तरह लगा सकते हैं। और आंवला जूस का भी प्रयोग हम पेट में कर सकते हैं। 20 ml आंवला जूस ताजा, या फिर दवाई की दुकान में जो बॉटल में मिलता है वो लाके हम पानी में घोल के सुबह सुबह खाली पेट या फिर नाश्ते के पहले ऐसा भी ले सकते। कभी भी कोई भी जूस लाए उसमें प्रिजर्वेटिव रहेगा, भले ही उस पे ना लिखा हो। आपको इस बॉटल को ओपन कर खोलने के बाद आपको फ्रिज में रखना पड़ेगा। अभी बहुत सारा रूसी का प्रॉब्लम, डैंड्रफ का प्रॉब्लम भी सभी को रहता है, तो उसमें क्या करें? तो गाय का घी सबसे उत्तम दवाई है वायु के लिए, और रूसी आती है वायु के कारण। तो डैंड्रफ यानी जब ये वाला स्कैल्प जो है सूखा हो जाता है, गलत तरीके से तेल लगाने के कारण होता है। बहुत बार हम बाहर जाते हैं बिना कवर करके, तो वहां की धूल मिट्टी ये सब पसीने की वजह से सब चिपक जाता है। तो उसको निकालने के लिए भी पानी में आंवला का पाउडर घोल के आप पैक की तरह, मेहंदी की तरह लगा सकते हैं, और सूखने के बाद तुरंत धूप पानी से अच्छी तरह से धो सकते हैं। और अच्छे गंदे बालों में कभी भी तेल ना डालें। बाल धोने के बाद शाम को तेल लगा के दूसरे दिन आप धो डालें। इस तरीके से योग्य विधि से आपने अगर तेल लगाया तो आपको उसी का या डैंड्रफ की शिकायत ही नहीं है। पुराने जमाने में आंवला, रीठा, शिकाकाई, इन चीजों को भिगो के उबाल के उसके पानी से हम बाल धोते थे। अभी का जो जमाना है उसमें हमको पेट्रोल का या फिर फैक्ट्री से निकला हुआ धुआं, उन सभी में जहरीली वायु और धूल के कण या कार्बन के कण बहुत ज्यादा मात्रा में है, जिससे हवा में ही चिपचिपाहट रहती है और वो हमारी इस सतह पर जाके जम जाती है। तो उसका निवारण करने के लिए केवल आंवला, शिकाकाई या रीठा शायद इस्तेमाल अच्छी तरह से प्रभावी मात्रा से आप न कर सके, तो आपने पहले शैम्पू किसी जो आपको सूट होता है वो शैम्पू से बाल धो के फिर आपने ये आंवला, शिकाकाई और रीठा जो होते हैं, जो सफेद गोल गोल ऐसे फल आते हैं बेर की तरह, उनको भिगो के उसको उबाल के आपने उस पानी से कंडीशनर जैसा उसका प्रयोग करके आपने बाल धोए, तो उसकी वजह से आपके बाल और स्कैल्प अच्छे सॉफ्ट हो जाते हैं। तेल का मैंने जैसे बताया, गंदे बालों में तेल डालना नहीं है और तेल वाले बाल लेके आपको बाहर जाना है। इसलिए हमेशा याद रखिए, शनिवार के दिन सुबह आप बाल धोइए, आंवला, रीठा, शिकाकाई पहले शैम्पू से धो लीजिए, फिर आंवला, रीठा, शिकाकाई का पानी उससे अच्छी तरह से कंडीशनिंग करिए, थोड़ी देर रखिए उसको, फिर बाल पानी से धो लेवे। उसके बाद में अच्छी तरह से ये सूख जाने के बाद शाम के टाइम आप गुनगुना तेल, जो भी आपका कोकोनट ऑयल है या नारियल का तेल या आप जो भी दवाई का तेल डालने वाले हैं, उसको थोड़ा गुनगुना करके रुई के पोए से उसको दबा के लगाइए, और उसके बाद 4-5 घंटे के बाद या फिर दूसरे दिन सुबह आप बालों को शैम्पू से धो लीजिए। इस विधि से लगाया हुआ तेल अच्छी तरह से अंदर जाएगा। अंदर जाने के लिए 1 रात से ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं, और वहां की जो बालों की जड़ है उसको पक्की करेगा, तो उसके बाद बाल झड़ना और डैंड्रफ होना नहीं है। आयुर्वेद के पंचकर्म चिकित्सा में पहले भी मैंने बताया था, नाक में दवाई डालने का जो प्रयोग बताया है उसको नस से बोलते हैं, और नस से सबसे बड़ी ट्रीटमेंट है। यहाँ से ऊपर कोई भी बीमारी है तो आंख में जलन है, आंख में दिखना कम है, नाक से सूंघने की शक्ति किसी की कम हो जाती है, दांत में यहाँ मसूड़े में दर्द है, कान में से सुनना कम हो गया है, यहाँ रिंकल्स हैं, सफेद हो रहे बाल, थायराइड की प्रॉब्लम है, गले की शिकायत है, कोई यहाँ के गांठी टॉन्सिस का प्रॉब्लम है, आवाज बैठ जाती है, बार बार खांसी होती है, सर्दी खांसी, माइग्रेन के अंदर, साइनस के अंदर, ये सभी प्रॉब्लम में नाक में अगर दवाई डाली तो पूरा यहाँ तक जाती है और पूरी शरीर इधर से ऊपर होने वाली सभी नसों को खोल के
पूर्णतया अच्छा रक्त वहां पे पहुंचाती है, जिससे वो खून बराबर पहुंचने के बाद वो सभी ऑर्गन, सभी अवयव, सभी अपनी इंद्रियां अपना अपना काम अच्छी तरह से करती है। तो अणु तेल करके बहुत बेसिक दवाई है जो आपको मार्केट में मिल जाएगी, और वो आप डाल सकते हैं नाक में, ना नीचे के दोनों बाजू नाक में डाले, गले में कुछ आवे तो वो थूक डाले, गुनगुने पानी से कुल्ले कर दे, और फिर आपको धीरे धीरे उसका फायदे दिखाई देंगे। साइनस में, एलर्जी में, बहुत ज्यादा स्नीजिंग यानी छींके आना, फिर मुंह में अल्सर हो जाना, मुंह में जो छाले पड़ जाते हैं, सिर दुखता है, टॉन्सिल के प्रॉब्लम, इन सभी में नाक में दवाई डालने से बहुत फायदा होता है। आयुर्वेद में कफ के लिए बहुत अच्छी दवाई बताई है, सीतोपलादी चूर्ण या मुलेठी का पाउडर शहद के अंदर मिला के चाटने से भी यहाँ पे जो खुश्की रह हो जाती है, सूजन आती है, उन सब में फायदा होता है। च्यवनप्राश ये एक ऐसी ही रसायन ट्रीटमेंट है जिसको हम बहुत सालों से इस्तेमाल करते हैं और जानते भी हैं कि उसके फायदे बहुत अच्छे। अच्छी फार्मेसी का च्यवनप्राश खाने के समय जैसे अचार खाते हैं वैसे रोटी के साथ खा सकते हैं, दूध के साथ उसको नहीं लेना। आयुर्वेद में अडुलसा सिरप बहुत कॉमन दवाई है, कफ के लिए लाके रखिए घर में। कभी भी बच्चों को कफ की प्रॉब्लम है तो आप वो इस्तेमाल पहले उसका प्रयोग करिए। एक छोटे बच्चे को 1 चम्मच 2 बार, बड़े लोगों को 2 चम्मच 2 बार पानी में मिला के ले सकते हैं। खाने के पहले ले ले, खाने के बाद ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर ये करने से आपको यहाँ से जो सूजन आ जाती है जिसके कारण कफ वहां अटक जाता है, या फिर आवाज बंद हो जाती है, टॉन्सिस के ऊपर सूजन आती है, इन सभी तकलीफों में ये अडुलसा सिरप फायदा करेगा। नाक में दवाई का जो तेल बताया है वो अगर घर पे नहीं है तो आप नाक में गाय का घी थोड़ा पतला करके रुई के फोए से भी आप 2 डाल सकते हैं, जिससे आपको नस के पूरे फायदे मिलते हैं। यहाँ पे अगर साइड में दुखता है, गर्दन दुखती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की तकलीफ है, कंसंट्रेशन नहीं होता, पढ़ाई के दिनों में बहुत स्ट्रेस आता है, इन सभी कारणों पर आप ये ट्रीटमेंट लस्सी की कर सकते हैं, इससे बहुत फायदा। अभी बहुत सारे लोगों में बहुत वीकनेस होता है, एनीमिया बोलते हैं जिसको, खून की कमी। खून की कमी के अंदर हम बहुत सारी घर की चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। आंवला ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं, काला मुलक्का ले सकते हैं, फिर गन्ने का रस बहुत अच्छा है, अंजीर है, जर्दालू है, या फिर बिल्ली का जो पत्ता है हम शिव शंकर भगवान को चढ़ाते हैं, उसका जो फल रहता है वो बिल्ली फल, बिल्व बोलते हैं उसको, बेल का फल बोलते हैं। वो पीला या हरा रहता है, फिर पीला होता है, तो उसकी कैंडी मिलती है मार्केट में आराम से, उसका मुरब्बा बनता है, आप वो लेके आइए, और वो हर रोज थोड़ा सा खाने से आपका हीमोग्लोबिन अच्छा बढ़ता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, आपका डाइजेशन, पाचन सही रहता है, और आपको अच्छी भूख भी लगती है। फिर घर में जो आप सब्जियों में पालक है, चंदन बथुआ है या चौलाई है, इन सब का प्रयोग करके भी आपका हीमोग्लोबिन, बीट रूट है, गाजर है, इनका उपयोग करके आप अपना खून का लेवल मात्रा बढ़ा सकते हैं। नेचुरल गुड़ जो है बिना केमिकल वाला, वो अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो भी हीमोग्लोबिन अच्छा होता है। प्राणायाम बहुत अच्छी दवाई है, अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है, आपको बार बार थोड़ा सा चलने के बाद सांस फूलती है, कोई भी हार्ट की बीमारी है या हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, धीरे धीरे की हुई ब्रीदिंग एक्सरसाइज सभी प्रॉब्लम में सोल्यूशन का काम करती है। अगर आपको थोड़ा सा भी 10 मिनट का भी टाइम मिले तो आप एक नाक बंद करके ऐसा नाक से सांस खींच के, जिससे खींचा था उसको बंद करके दूसरी बाजू से उसको छोड़े, बस उतना ही अनुलोम विलोम, ये इतना साधारण, सिंपल, एकदम सही, आसान सा प्राणायाम है, जिसका आपने अगर पालन किया और आपको न समझे तो आप यूट्यूब पे आप प्राणायाम के अच्छे वीडियो देख लेंगे और उसको फॉलो करिए, तो भी आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। प्राणायाम से आपका स्ट्रेस कम होगा, नींद अच्छी आएगी, कोई भी टेंशन नहीं रहेगी, और ये यहाँ से ऊपर के सभी प्रॉब्लम्स में भी फायदा होगा। ब्राह्मी का जूस भी बहुत अच्छी चीज है, जो नसों की कमजोरी है, ब्रेन में से निकलने वाली जो पाइप्स है उनको नर्व्स बोलते हैं, जिसके कारण हाथ पांव में झुंझुनाहट होना, बहुत प्रेशर आना, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ना, पांव में तलिए में जलन होना, पांव के एड़ियों में दुखना, इन सभी में ब्राह्मी का जूस बहुत फायदा। ब्राह्मी का जूस मार्केट में अवेलेबल है, 20 ml जितना जूस पानी में घोल के ले लेवे तो बहुत फायदा करता है, अच्छी नींद भी आती है। कोई भी प्रकार का जो, अगर हम हार्ट का जो प्रॉब्लम है, जो अब
एंजियोप्लास्टी करनी पड़ती है। हार्ट की बीमारी के अंदर बहुत सारी गोलियां हम लोगों को दी जाती है, तो उसके कारण वो प्रॉब्लम वहीं के वही रहती, पूरी जड़ से तो नहीं जाती। उसका कारण है हार्ट की जो है मसल्स वो वीक हो जाते हैं। तो हार्ट के मसल्स को अच्छा स्ट्रांग रखने के लिए और ऊपर से ही लगाने की दवाई है, पेट में से तो लेनी नहीं है। तो आप एक बला तेल करके है, क्षीर बला तेल है, तिल्ली का तेल है, कोई भी ऐसा सरसों छोड़ के कोई भी नारियल का तेल भी लगाया तो चलता है। लेफ्ट साइड में हार्ट रहता है, लेफ्ट साइड की छाती पे आपने रोज रात को तेल मसला तो हार्ट का काम अच्छा, पंपिंग अच्छा रहेगा। उसके कारण हार्ट की मसल्स में ताकत आएगी और हार्ट का पंपिंग अच्छा होने के बाद खून अच्छी जगह, सब जगह अच्छी तरह से पहुंचा तो कोई भी बीमारी नहीं होती। इसी को हार्ट का मसाज भी बोलते हैं। अपने हाथ से ही आप उसको लेफ्ट साइड में हार्ट है तो वहां पे आप गोल 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 दिशा से अपना नारियल तेल या है, तिल्ली का तेल है या बला तेल है, इनका प्रयोग करके मसल के आपकी उस हार्ट की स्वस्थता रख सकते हैं। खाने का जो पान रहता है हमारा मगई पान जो होता है, वो पान के अंदर आप थोड़ा सा सौंफ का पाउडर और मुलेठी का पाउडर सेक के आप सौंफ रख सकते हैं और उसके अंदर मुलेठी पाउडर डाल के उस तरीके से खाया हुआ पान, जिसमें तम्बाकू, सुपारी, कत्था, चूना कुछ भी नहीं डाला, केवल सादा पान, मुलेठी का पाउडर और सौंफ का पाउडर डाल के खा सकते हैं। तो उससे हार्ट का काम अच्छा होता है और वो बहुत अच्छा पाचक है, जिसके कारण आपको बदहजमी, गैस ये कुछ नहीं। अगर आगे देखा जाए तो खाने का जो हमें बहुत अच्छा शौक रहता है और बहुत सारी चीजें अभी मार्केट में खाने के लिए अवेलेबल है। 5-10 रुपया आपने डाला तो आपको कोई भी चीज जंक फूड इजीली आराम से मिल जाए। हम जानते हुए भी बहुत सारी बार पानी पूरी, उल्टा सुल्टा समोसा, चाट, कचौड़ी ऐसा सब तला हुआ खा लेते हैं, उसके बाद घर आके फिर से खाना भी खाते हैं। तो इन सब एक के ऊपर एक खाने के बाद आपको जो तकलीफ होती है एसिडिटी की, उसको बहुत तकलीफ दिन तक हम सहन करने के बाद अल्सर जैसी बीमारी भी होती है और उसको तुरंत कम करने के लिए सभी लोग एंटासिड देते हैं। तो अगर आयुर्वेद में बताया हुआ नुस्खा आपने रोज किया तो आपको एसिडिटी से हमेशा के लिए छुटकारा मिलता है। 10-8 दाना, 5 दाना जैसा आपको जैसे जमे, वो रात को काला मुनक्का पानी से धो के फिर पानी में भिगो के सुबह वो फूल जाता है तो काला मुनक्का सुबह खाली पेट पहले चबा चबा के खा सकते हैं। सब्जा यानी फालूदा का सीड्स, फालूदा का जो बीज रहता है, जो फालूदा आइसक्रीम में सफेद सफेद साबुदाना जैसा दिखता है, वो भी आप पानी में भिगो के और दूध के साथ पानी में, छाछ में, मट्ठे में ऐसे आप ले सकते हैं, गुलाब शरबत में ले सकते हैं, जिससे भी आपके पेट की एसिडिटी कम हो जाती है। मुलेठी भी ऐसी ही एक चीज है जिससे बहुत जल्दी एसिडिटी कम होती है। इसके लिए मैंने पहले भी बताया, वैसे आप सौंफ की सुपारी जैसा यानी पाउडर सौंफ को सेक के हम उसका पाउडर बना के उसमें मुलेठी पाउडर डाल के एक डिब्बे में भर सकते हैं और जाते आते दिन में 3-4 बार, 5-6 बार ऐसे थोड़ी थोड़ी सौंफ आधा चम्मच खा सकते हैं, जिससे आपका शरीर का पाचन अच्छा रहता है और एसिडिटी में राहत होती है। यहाँ खाने के बाद भी यहाँ से जो भी कफ या चिकनाहट जमी रहती है उसको भी वो दूर करता है और आपकी आवाज भी अच्छी रहती है। गाय का घी उत्तम पित्त शामक बताया गया है आयुर्वेद। तो अच्छे वाला जो गाय का घी रहता है वो पीले रंग का रहता है और आपने दिन में 2 चम्मच जितना भी आपने उसका इस्तेमाल किया, प्रयोग किया या फिर दाल में डाला, चावल में डाल के खाया, किसी विधि से आप अगर खा सकते हैं तो उससे बहुत ज्यादा फायदा आपको होता है। बहुत सारे लोगों को किडनी के इश्यूज आजकल दिखने लगे। किडनी यानी पथरी की तकलीफ या किडनी पे सूजन आना, बार बार यूरिन इन्फेक्शन होना या फिर आपको किडनी की जो साइज है उसके हिसाब से उसका काम बराबर ना होना। बहुत लोगों को किडनी की साइज अभी छोटी किडनी बन रही है, उसका कारण मालूम नहीं है, पर बहुत सारे लोग ऐसी तकलीफें होती है। तो यूरिन इन्फेक्शन में सबसे अच्छी चीज है धनिया, जीरा, सौंफ और सब्जा या धनिया, जीरा, सौंफ। इन 3 चीज जो इजीली घर में मिल जाती है तो आप उसको हर एक चीज को एक एक चम्मच लेके 2 गिलास पानी में भिगो के थोड़ा सा 2 मिनट गर्म करके उसको आप पानी दिन भर में 3-4 बार ऐसा पानी पी सकते हैं। मैं अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ 1 या 2 लीटर पानी जो पूरा दिन में पीना है या 3 लीटर पीना है, इसी का पीजिए। तो इससे किडनी का काम अच्छा होता है
और किडनी का जो किडनी की वजह से इन्फेक्शन की वजह से आपको जलन होना, यूरिन कम आना, यूरिन में खून जाना, यूरिन में पस जाना या प्रोटीन जाना या पस जाना, ये सब का चीजों का हमारा ये एक ही सोल्यूशन है, धनिया जीरा और सौंफ का पानी। आपको शतावरी भी बहुत अच्छी चीज है जो पेट में ठंडक देती है, यूरिन इन्फेक्शन में भी फायदा करती है। गिलोय बहुत अच्छी चीज है जो आप इम्यूनिटी बढ़ाती है। तो बार बार होने वाले यूरिन इन्फेक्शन में, बार बार होने वाले ब्लड के इन्फेक्शन में, स्किन के इन्फेक्शन है या उनके रिलेटेड कोई भी चीजों से अगर इन्फेक्शन बढ़ता है तो हम गिलोय ये एक रसायन ट्रीटमेंट के हिसाब से हम गिलोय घनबटी देते हैं जिसका नाम है संशमन। डायबिटीज तो सबसे बड़ा कैपिटल भारत हो गया है, डायबिटीज के सबसे ज्यादा मरीज भारत में। तो दूसरे टाइप का जो पहला टाइप है उसमें तो बच्चों को होता है जो इंसुलिन बना ही नहीं पाते तो उनको इंजेक्शन से उसको भरपाई करना पड़ता है। 2 नंबर के टाइप 2 डायबिटीज में हम बहुत सारी कोशिश करके उसका डायबिटीज रिवर्सल कर सकते हैं, जिसका मतलब है हमको दवाई भी नहीं लेनी पड़ती और डायबिटीज हमेशा शुगर हमारी मात्रा में। उसके लिए क्या क्या चीजें अच्छी हैं, जैसे मोदी जी ने बताया कि ये वर्ष हमारा श्री अन्न वर्ष है, यानी सभी ने आपने मिलेट्स यानी श्री अन्न खाना चाहिए। अभी श्री अन्न यानी क्या, ज्वार, बाजरा, बार्ली, नाचनी को रागी बोलते हैं, आई थिंक मडवा बोलते हैं, और कोदो, सावा, ये सब चीज, फॉक्स मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, ये इंग्लिश में नाम है। तो ये सब जो अन्न है, मोटे धान्य है, अनाधान है, उनको खाने के बाद हमारे शरीर में है, हमारे रक्त की मात्रा प्रचुर मात्रा में रहती है और उनके कारण मिलने वाला फाइबर शरीर का वजन, शरीर के अंदर के एक्स्ट्रा शुगर, शरीर के अंदर का एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल यानी चर्बी, ये सबको कम करती है और मात्रा में, योग्य मात्रा में रखती है। तो इन सब का प्रयोग करने से हमारी शरीर के अंदर से एक्स्ट्रा शुगर कम हो जाए। तो आपने सादा जो खाना हम अभी तक खाते हैं, चाहे सब्जी रोटी या दाल चावल, तो थोड़े दिनों के लिए रोटी और चावल दोनों बंद करके देख सकते हैं। जवारी की रोटी खा सकते हैं, मडवा की रोटी, या फिर राजगिरा करके एक धान मिलता है उसकी, बार्ली करके जो मैंने बताया सफेद कलर के गेहूं जो जैसा रहता है बार्ली, तो वो जौ बोलते हैं उसको, तो जौ का दलिया इस्तेमाल करके, या फिर आप ना भगर यानी कोदो सावा, ये सब जो मोटे अन्न है उनको पीस के उनकी रोटी बना के, या फिर उनका रवा जैसा उसको पीस के उसका पराठा, उपमा, इडली, डोसा, उत्तपा जैसा बना के आप अलग अलग विधि से उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसी के अंदर सब्जियां डाल सकते हैं, उसी के अंदर दाल डाल सकते हैं। तो ये प्रोटीन विटामिन युक्त अच्छा वाला मोटा अन्न आप खाएंगे तो आपकी शुगर जो शरीर में बनती है एक्स्ट्रा अमाउंट में, ज्यादा मात्रा में, उसका पाचन होके शरीर की शुगर नॉर्मल में रह सकती है। डायबिटीज के अंदर शरीर के अंदर आने वाली कमजोरी से भी निजात पानी है तो हम अपने जो चने हैं उनके चने एक स्नैक्स के हिसाब से, यानी बीच बीच में हमें जब भूख लगती है तो क्या खावे, तो आप चने भी खा सकते हैं जिसका उपयोग हो एक फाइबर के लिए भी होता है और आपको प्रोटीन की मात्रा अच्छी मिलती है। थायराइड यानी यहाँ एक जो गांठ रहती है उसका काम अच्छी तरह से न होते हुए उसका काम कम होने लगता है, फिर यहाँ पे एक गांठ उसको हेल्प मदद करती है, उसका काम ज्यादा होता है, तो हमारे शरीर में वजन की कमी और बढ़ोतरी हो जाती है। तो हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड, आयुर्वेद में थायराइड नाम का कोई बीमारी बताई नहीं, पर हम लोग जैसे हमारे लक्षण आते हैं उस हिसाब से दवाई का, औषधि का प्रयोग करते हैं। तो थायराइड के लिए आंवला सबसे अच्छा उत्तम दवाई है, मुलेठी अच्छी है, मोरिंगा यानी हम सहीजन की जो फली इस्तेमाल करते हैं सांभर में, उसका पाउडर देते हैं। फिर हम कुल्थी जो रहते हैं दाने, तो उसका सूप जैसा पिलाते हैं। फिर मूली का, जो अपनी मूली रहती है कद्दू सलाद की, गाजर, टमाटर, बीट, मूली जो होते हैं, तो उसका रस देते हैं। इन सभी चीजों को अगर आपने खाने के अंदर रोज मरहा की सलाद के हिसाब से आपने खाना चालू किया और गाय का घी का भी प्रयोग नाक में करने से, जैसे मैंने बताया थायराइड की बीमारी में भी राहत होती है। तो नस का
प्रयोग किया तो बहुत सारे थायराइड से होने वाले प्रॉब्लम्स कम होते हैं। थायराइड से आपकी स्किन एकदम ड्राई होती है, बाल झड़ने लगते हैं, वजन बढ़ जाता है, आवाज खराब होती है, नींद नहीं आती, डिप्रेशन आता है, हाजमा ठीक नहीं रहता, कॉन्स्टिपेशन होता है। तो इन सभी में अगर आपने मोटा अन्न खाया, सलाद में मूली ली, फिर आपने ज्यादा से ज्यादा आपका बार्ली यानी जौ का प्रयोग किया, दलिया खाया, तो फायदा होता है। छोटी बच्चियों में आजकल माहवारी की बहुत सारी शिकायतें हो रही है, पीसीओडी, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोलते हैं। हमेशा पेट दुखता है, पेट इतनी ज्यादा मात्रा में दुखता है कि उनको पेन किलर लेनी पड़ती है। 2-2 महीने तक माहवारी आती नहीं, जब आती है तब बहुत सारी गांठें पड़ती है या ब्लीडिंग ही नहीं होता और फिर ज्यादा वजन बढ़ता है। इन सभी के कारण लोगों को एक ब्लेम किया जाता है कि आपका वजन बढ़ गया, इसके लिए पीसीओडी है। ऐसा भी नहीं है, पतली बच्चियों में भी जिनका वजन कम है वो भी पीसीओडी के प्रॉब्लम्स, माहवारी से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं। तो इन सभी के अंदर आपने यहाँ पे तालू, जैसे हम छोटे रहते तब करते हैं, वैसे नारियल तेल को भी रोज रात को इधर घिसा, या फिर ब्राह्मी का शरबत पिया, या फिर आपने शतावरी का पाउडर या उसकी टैबलेट ली, तो बहुत सारी परेशानियां दूर और पीरियड से रिलेटेड सभी तकलीफें कम हो जावे, तो उनका वजन अपवाप। जोड़ों की दर्द की बीमारी बहुत बड़ी बीमारी। आर्थराइटिस में सब जगह जोड़ों में दर्द होता है, आवाज आती है। हम ऊपर से दवाई का तेल मसल के उसके पेन को, रुझा को, पीड़ा को कम कर सकते हैं। सो बहुत सारा कॉमन एक तेल है महानारायण तेल, या फिर अपना तिल्ली का तेल भी लगा सकते हैं। सरसों का तेल भी ज्यादा सूजन हो तो लगा सकते हैं। और मैंने बताया वैसे शतावरी अश्वगंधा का पाउडर लेने से ये जो नसें हैं खराब हो जाती है उम्र के कारण, शुगर के कारण, हार्ट के कारण, इन सभी को अगर तेल का मालिश मिला तो फिर उसका काम अच्छा होता है। तो फिर यहाँ से जोड़ों में पेन नहीं होता है, या फिर तलिए में नसों का पेन नहीं। तेल का मालिश करने के बाद ऐसा कोई भी जोड़ों पे गोल गोल मालिश करने के बाद आपको गर्म पानी की थैली से उसको सेकना है। उसके बाद हम रागी मॉल्ट जो बताया था मैंने, घर से बनाने वाला एक बॉर्नविटा जैसा दूध में डालने का पाउडर, उसमें हम मड़ुआ का मॉल्ट बोलते हैं, रागी मॉल्ट यानी मड़ुआ का सत्व रहता है। उसके अंदर खजूर छुहारे का जो पाउडर मिलता है उसको हम खारेक बोलते हैं, और गोंद का पाउडर डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट पाउडर डाल सकते हैं। इस तरह से नेचुरल जो मीठा हम डालें शक्कर और गुड़ के बिना भी, तो वो पाउडर आप दूध में डाल के रोज पी सकते हैं, जिससे आपका कैल्शियम और विटामिन विटामिन डी हड्डियों में अच्छी तरह से बनता है, तो हड्डियों का और जोड़ों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। पानी भी अगर पीते हैं तो थोड़ा सा गुनगुना पानी पी लीजिए, में सौंठ का पाउडर डाल के, थोड़ा सा चिमटी भर सौंठ पाउडर डालेंगे तो आर्थराइटिस में होने वाली पीड़ा और वो सब कम हो जाता है। गिलोय का शरबत, गिलोय का जूस, गिलोय की टैबलेट, अश्वगंधा की टैबलेट, आंवले की टैबलेट, ये सभी चीजें आप अपने घर में ही ले सकते हैं, जिसका नुकसान नहीं होगा। ये सब दवाइयां आपकी इम्यूनिटी को, आपका वायु जो है आपको शांत रखने में मदद करता है। त्वचा में बहुत सारी बात, स्किन के ऊपर प्रॉब्लम आते हैं, पैचेस आते हैं, यहाँ पे मार्क्स आते हैं, बहुत बार ऐसे बड़े बड़े धब्बे हो जाते हैं सोरियासिस जैसे। एक गलत खाना खाने की वजह से होता है, यानी दूध और फ्रूट मिला नहीं सकते, पर हम लोग देखते हैं पुडिंग्स में, आइसक्रीम में, फ्रूट सैलेड में, फिर आप बहुत सारे शेक पीते हैं उसमें ये फ्रूट्स और दूध मिलाया जाता है, जिसके कारण आपका खून खराब होता है। तो उसके बाद ही आपको ये स्किन की बीमारियां या शिकायतें होती है। तो आयुर्वेद में बताया है ऊपर से अगर लगाने के लिए आपने आंवले का पाउडर, त्रिफला पाउडर, जो हिबिस्कस यानी जासूद हम बोलते, हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा है उसका नाम, तो हिबिस्कस का जो फ्लावर रहता है, जपाक उसमें बोलते हैं, लाल रंग का, अलग अलग कलर का आता है, तो उसका सुखा के पाउडर, ये सब हमने लगाया तो स्किन के ऊपर धब्बे नहीं होते। संतरे की छाल अच्छी है, मुलेठी का पाउडर है, ये हल्दी है, ये हल्दी तो सब चीजों की दवाई है, तो उसको भी पानी में या दूध में घोल के आप लगा सकते हैं। ककड़ी, टमाटर, प्याज और आलू, इन चीजों को, चारों चीजों को क्रश करके उसका रस निकाल के उसमें आंवला पाउडर घोल के उसका पैक बना के लगाएंगे तो बहुत जल्दी कोई भी दाग या फिर आपकी स्किन में जो क्रैक्स हैं वो
या सूजन ये सब निकल जाए और स्किन एकदम सॉफ्ट और बिना दाग वाली हो जाती है। तो ये घर में हम कर सकते। कोई भी चीज नई पहले अपनाते समय कहीं पे भी पहले टेस्ट डोज यानी पहले चेक करके ले सकते हैं। वो लेप लगाने के बाद आपको खुजली तो नहीं होती, वहां दुखता नहीं है, गर्म नहीं लगता है, सूजन नहीं आती, उसके बाद आप उसका प्रयोग चेहरे पे कर सकते। बहुत सारे लोगों को आज बड़े सीनियर्स को भी नींद नहीं आने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, जिसका कारण है हम रात भर उसके मीन्स फोन के साथ फोन को हाथ में लेके सोते हैं, रात को सोते समय टीवी देखते हैं, या बहुत सारे लोग रात की शिफ्ट नाइट शिफ्ट करने के बाद घर आते हैं तो सुबह नींद नहीं आती है, बहुत सारा टेंशन रहता है, डेडलाइंस को मैनेज करना पड़ता है। इन सभी प्रॉब्लम्स में आपने अगर ब्राह्मी का जूस लिया, आंवले का जूस, अश्वगंधा पाउडर है, रात को भिगो के बादाम और अखरोट रात को भिगो के सुबह उसकी छाल के साथ आप खाएंगे। अखरोट के तो आप पीसेस करके भिगो के सुबह खा सकते हैं, पर बहुत सारे लोग बादाम की छाल निकाल के खाते हैं, पर छाल में तो बहुत अच्छा फाइबर है, वो हार्ट फ्रेंडली है, तो उसको छाल के साथ बादाम को भिगो के और उसको खा सकते हैं। प्राणायाम और योग निद्रा ये दोनों चीज इतनी महत्व की है कि आप बाकी की सब दवाइयां एक बाजू रखिए, 10 मिनट अपने लिए निकाल के हमेशा सोने के पहले प्राणायाम या योग निद्रा ये दोनों करके सोएंगे तो आपका जो मस्तिष्क है वो शांत होता है। उसके बाद जो अच्छे विचार लेके आप सो रहे हैं तो आपका दिन दूसरा अच्छा होता है और पूरा दिन की जो थकावट है वो सब कम हो जाती है, जिससे अच्छे हार्मोन बनते हैं। रात को 10 बजे से लेके रात के 2 बजे तक आप सोए अच्छी तरह से, तो उसी समय आपके शरीर के अंदर जो अच्छे तत्व बनने वाले हैं जिसको हार्मोन्स बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स, यानी छोटा बच्चा छोटे से लेके बड़ा होता है, उसकी उम्र सीनियर में 50-60 साल जब तक हम जीते हैं, बढ़ता ही रहते हैं हम, तो बढ़ते रहते हैं, उस समय हार्मोन का भी प्रोडक्शन, हार्मोन का भी बनना अच्छी तरह से हो जाए। उसके लिए रात को 10 बजे से सुबह 2 बजे की नींद बहुत जरूरी। इसी बात को मैं विद्यार्थियों के लिए बताऊंगी कि रात की पढ़ाई न करते हुए रात को जल्दी सो जावे, अच्छी किताबें पढ़ के सोवे तो आपकी पॉजिटिविटी रहेगी। और सुबह उठ के आपने जल्दी उठ के, जैसे हम बोलते हैं आयुर्वेद में ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुषा, आपकी अच्छी सेहत बनाने के लिए, अच्छी सेहत रखने के लिए आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय के पहले 1.5 घंटा के पहले आप उठ सकते हैं और उसके बाद आप उस समय पढ़ेंगे तो आपने जो पढ़ा है वो आपको याद रहेगा, आपकी मेमोरी अच्छी रहेगी। तो उसके हिसाब से आप जल्दी उठे और रात को जल्दी सोए तो हमारे हार्मोन्स अच्छे बनेंगे और उसके कारण एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस ऐसी कोई भी चीजें नहीं। वजन बढ़ना ये सबसे बड़ी बीमारी अभी आज है, क्योंकि सभी की लाइफस्टाइल बदल गई है, एक्सरसाइज व्यायाम जमता नहीं है, टेंशन वाला जीवन हो गया है, खाना उल्टा पुल्टा हो गया है, और हमें जो चाहिए वो इंस्टेंट इफेक्ट के लिए हम ये वाली गोली लेके उसको दबा देते हैं, बुखार आया तो बुखार की गोली लेते हैं, तो इन सब के कारण हमारे सभी सिस्टम खराब हो। तो हमें याद करके हफ्ते में 1 या 15 दिन में 1 दिन उपवास करना चाहिए। आयुर्वेद में बताया है त्रिफला, फिर मूंग का सेवन, सलाद का सेवन, या फिर मैंने बताया वैसे जौ का दलिया या श्री अन्न जो हम मिलेट्स बोलते हैं, इनका सेवन करके 1 दिन के खाने में रोटी, दाल, चावल, सब्जी सब बंद करके केवल 1 दिन हमको ये करना है, केवल मैंने जौ खा लिया या दलिया खाया या मूंग का पानी ले, या केवल फल पे रहे, या केवल सलाद पे रहे, या केवल दूध पे रहे। ऐसा कोई भी ऐसा 1 दिन आप पकड़ के चले तो फिर शरीर की जो सफाई हो जाएगी, उसके कारण शरीर अच्छा नए तत्व को अच्छी तरह से पचा पाएगा और फिर नया खून अच्छा बनेगा, जिसके कारण धीरे धीरे सभी सिस्टम जो अपने तरीके से काम करना चाहिए वो करेगी। तो फिर वजन का इशू, यूरिन के अंदर अगर कॉन्स्टिपेशन आता है तो कॉन्स्टिपेशन के लिए आपको त्रिफला पाउडर बहुत अच्छी चीज है। गरम दूध में हम घी मिला के पी सकते हैं, या रात को गर्म पानी में घी मिला के पी सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी घर से बनी हुई चीजों का प्रयोग करके, या फिर मैंने बताया वैसे मुनक का रात को भिगो के सुबह खाएंगे तो द्राक्षा यानी मुनक का काली जो ये सूखी हुई, उसको भिगो के सुबह खाने से मोशन एकदम नॉर्मल।
और उसका फायदा ये होता है कि खून भी अच्छा बनता है, फाइबर भी आपको मिलता है, आपको बदहजमी एसिडिटी नहीं होती है और कॉन्स्टिपेशन से आप छुटकारा पा सकते। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम घर से ही याद करके उसका प्रयोग दवाई के हिसाब से भी कर सकते हैं और खाने की चीजों में उनका प्रयोग ज्यादा, जैसे अभी सबको फास्ट फूड अच्छा लगता है, तो आप मैगी नूडल्स या फिर मैदे के नूडल्स न लाते हुए, न बनाते हुए घर से ये मैंने बताया फ्री जो मिलेट्स हैं, फिंगर मिलेट्स है, बार्नयार्ड मिलेट है, फॉक्सटेल मिलेट है, यानी जौ का, राजगिरा, जवारी, इन आटों को हम उनके नूडल्स बना के फिर हम उसकी मैगी जैसा बना सकते हैं। या फिर आप उनके धान को लाके सेक के खुरदरा उसको पीस के उसकी इडली बना सकते हैं, उसके अंदर सब्जियां डाल के उसका पराठा बना सकते हैं। ऐसी हेल्दी चीजें आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका खाना अलग अलग चीजों से अच्छा नया भी रहेगा, सरप्राइजेस भी मिलेंगे बच्चों को और टेस्ट भी अच्छा आएगा और उससे सेहत भी अच्छी रहेगी। तो इन सभी चीजों का आपको ध्यान देना है और ये हो सके जितना उतना आपने प्राणायाम, योग निद्रा, नाक में जो दवाई डालने का मैंने बताया वो, हर रोज 10 मिनट का या 20 मिनट तक एक्सरसाइज करना, याद करके आपको जहां जहां जोड़ों में दर्द है, उम्र के कारण जब हमेशा एक्टिविटी हमारी कम हो जाती है तो मसल सूखने लगते हैं, तो उनको टोनिंग देने के लिए गाय का घी नाक में दवाई डालने से और दवाई का तेल, तिल्ली का तेल जोड़ों पे लगाने से दोनों तरीके से वायु कंट्रोल किया जा सकता है, तो फिर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हल्दी का प्रयोग मैंने बहुत बार मेरे व्याख्यान में बताया है। दवाई का एंटीबायोटिक का काम अच्छा सबसे हल्दी करती है, तो जिनको हल्दी सूट होती है उनको गर्म पानी में हल्दी, नमक, थोड़ा सा घी डाल के, आंवले का पाउडर डाल के उसको हर रोज 1 गिलास तो भी लेना है। थोड़ा ही गुनगुना करना है, उबालने की जरूरत नहीं। इतने समय गर्म रहा तो यहाँ से सिकाई उठी है, जिससे यहाँ कुछ भी इन्फेक्शन टिकेगा नहीं, तो आपका पूरा शरीर और पूरे शरीर का रक्त आपका साफ रहेगा, तो कोई भी इन्फेक्शन से जुड़ी बीमारियां नहीं। तो इस तरीके से घर में बहुत सारी चीजों का हम प्रयोग करके अपना स्वास्थ्य अच्छा रख सकते हैं। आगे भी मैं आपको हो सके उतनी हेल्प करूंगी, कुछ ना कुछ नई चीजें बताने के लिए। पर आज जो मैंने बताया है इस व्याख्यान को आप बार बार सुने, और जो अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ जावे तो उसमें आप उन नुस्खों का प्रयोग घर पे करके फिर आप देखिए कि उसका उपयोग कितना होता है। तो मेरे ये एक ही विचार से मेरा व्याख्यान का ये करूंगी कि सभी, एक मेरा जो उद्देश्य था कि आप लोगों से जुड़ के जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है वो हम शेयर करना चाहेंगे, तो बहुत सारे लोगों को उसको फायदा हो। तो आयुर्वेद बहुत विशाल है, उसमें से हमें थोड़ा सा भी उसकी जानकारी से फायदा हो जाता, तो हम उसको प्रमोट करना चाहिए, लोगों को उसको बताना चाहिए, और लोगों को फायदा होने के बाद उन्होंने दूसरे लोगों को बताना चाहिए, जिससे आयुर्वेद का प्रचार अच्छी तरह से हो। तो आयुर्वेद का विचार क्या है? समदोष समाग्निश्च समधातु मलः क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। तो स्वस्थ आदमी कौन है? स्वस्थ पुरुष या व्यक्ति कौन है? जिसका दोष सम मात्रा में है, सब धातु है, यानी 7 प्रकार की आयुर्वेद में धातु बताई है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और सभी मल, यानी जो हमें मल मूत्र के जो वेग आते हैं वो स्वेद। तो ये सब अलग अलग जो कंपोनेंट है, जो घटक है, वो अपनी अपनी मात्रा में सही तरीके से रहना है। इसके बाद हमारी जो इंद्रियां हैं, कान, नाक, आंख, गला, ये जो बोलते हैं वाचा, स्पर्शन इंद्रिय, ये सभी अपना अपना काम अच्छी तरह से करेंगे, और ऐसे सभी चीजों को जो अच्छा जिसके शरीर में होता है, सभी कार्य अच्छा होता है, सभी दोष सम मात्रा में रहते, सभी मल अपना अपना कार्य बराबर वेग से आते हैं, उस पुरुष को, उस व्यक्ति को हम स्वस्थ बोलते हैं। तो इस जमाने में हमको स्वस्थ रहने के लिए ये सभी क्रियाएं अच्छी तरह से करने के लिए ये जो नुस्खे बताए हैं उनका प्रयोग अवश्य करें। तो मैं आप सभी को बधाई देती हूँ कि आपने इन पूरी यात्रा में हमारे साथ आयुर्वेद के नुस्खों को जरूर अपनाया होगा, और नहीं अपनाया है तो इस व्याख्यान के बाद अपनाना चाहिए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
हेमा शाह जी का आज इतना अच्छा व्याख्यान कह लीजिए, बहुत ही ज्ञानवर्धक। आयुर्वेद से हर दिन बीमारी रखें दूर। जो आपके घर में किचन में बहुत सारी सामग्री रहती है, उसके अलावा जो कुछ भी और भी कुछ अन्य खाद्य सामग्री आप लाते हैं घर, तो कब क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उस पर आप केवल यानी कह लीजिए कि आहार चिकित्सा के रूप में आयुर्वेद का उपयोग करते हुए आप अपने को स्वस्थ रख सकते हैं और बीमारी आने से अपने को बचा सकते हैं। तो आज का यह व्याख्यान पुनः फिर आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। फेसबुक पर भी आपका ये वीडियो मिलेगा, तो आप दोबारा से देख करके भी समझ सकते हैं। तो इस तरीके इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे और उन्हें लाभ मिल सके। तो आज के इस सत्र को अब यहीं विराम दिया जाएगा, और विराम देने से पूर्व मैं आमंत्रित करूंगा अनुपम कुमार जी को कि वो आएँ और आज के इस कार्यक्रम को शांति पाठ के साथ विराम दें। धन्यवाद। धन्यवाद शुक्ला सर। और हेमा मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज का सत्र मैडम का बहुत ही अच्छा था। तो अब करते हैं शांति पाठ पाठ की तरफ। सभी को कमर गर्दन सीधा कर लेंगे, कोमलता से आंखें बंद, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। शांति पाठ करने जा रहे हैं हम लोग अब। ओम अब दोनों हाथ लिखो, आपस में दर्शन करना है। दर्शन करने के बाद कोमलता से आंखें खोलेंगे। एक बार पुनः पूर्व योग पीठ के परिवार और स्पीकर को बहुत बहुत धन्यवाद। हेमा मैडम को अलग से, आप आए, आज का सत्र आपका बहुत अच्छा था। अब चलते हैं हम लोग, अगले सेमिनार में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद। धन्यवाद।